तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बेटा आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर लगाने वाले हैं। आज हम इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या मामला रह चुका है जिससे हम आगे इन चैप्टर्स को लगा सकें और हम समझ सकें। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू आओ चलो शुरू करते हैं हम लोग अंताक्षरी। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। Which among the following are the features of a capitalist economy? देखो तीन तरह की इकोनॉमी सिस्टम में चलता है। तीन तरह का, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जहां पे दोनों ही इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इकोनॉमी एंड प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दोनों ही फॉर्म इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है ये सिर्फ ऐसी ही जगहों के लिए होती है जहां पे पुअर पीपल, मतलब कि जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, और वहां से उस गरीबी को हटाने के लिए एक ऐसी इकोनॉमी को तैयार किया जाता है कि वहां पे वो सिर्फ क्या कर सके, वहां पे सिर्फ पीपल्स के लिए सोचा जाता है। किसके लिए सोचा जाता है? पीपल्स के लिए, मतलब कि वहां के लोगों के लिए वो सोचा जाता है और कोई काम वहां पे नहीं किया जाता है। मतलब कि सब्सिडी बेस्ड काम किए जाते हैं, जैसे मेडागास्कर हो गया, साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हो गई। तो यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मोस्टली यूएस बेस्ड इकोनॉमी होती है। यूएस बेस्ड इकोनॉमी होती है इन द सेंस का मतलब क्या है, जहां पे यूएस से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब कि जहां पे आप किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। मान लो कि मेरे पास कोई एक पेन है जो इनफाइनाइट टाइम तक मैं उसको चला सकता हूं, उसमें कभी रिफिल करने की कोई मुझे जरूरत नहीं है। फिर अचानक से क्या होता है, एक मिनट एक मिनट, फिर अचानक से क्या होता है कि मैं उसको इनफाइनाइट टाइम तक चला सकता हूं। अब मैं अगर किसकी बात करूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, किसकी बात करूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, तो यहां पे मैं एक मिनिमम प्राइस के अलावा इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता हूं। मान लो कि इस पेन का दाम अगर मैं 10 रुपए रखता हूं तो मैं 10 रुपए से ज्यादा इस पर नहीं ले सकता हूं। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो चाहे कुछ भी प्राइस का रख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो अगर यूएस में ये पेन बिकने लगती है, कहां पे? यूएस में ये पेन बिकने लगती है, यूएसए में अगर ये पेन बिकती है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पेन का दाम 5 रुपया नहीं होगा, 10 रुपया नहीं होगा। वो चाहे तो वो 25 से लेके $50 या इवन $500 भी चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो यहां पर देखो दिया हुआ है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है कैपिटलिस्ट मार्केट इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल। प्रॉफिट इज ओनली मोटिव, ऑब्वियस सी बात है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड डिमांड आर द सप्लाई, ऑब्वियस बात है यहां पे अपने हिसाब से वो मार्केट को डिसाइड करेंगे। इसका मतलब कि ऑल ऑफ दीज अबव इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, संकेत वांट्स टू स्टडी द नेशनल इनकम विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विल हैव टू बी अ स्टडी। भाई नेशनल इनकम की बात कर रहा है तो ऑब्वियस बात है नेशनल इनकम किस प्रोसेस में आता है? नेशनल इनकम की बात कर रहा है, नेशनल इनकम की वो बात कर रहा है। तो नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो क्वेश्चन 2 का आंसर नंबर 4 आपका सही है। चलो ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन अक्रॉस अ डिफरेंट सेक्टर इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। किसकी बात कर रहा है? ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोला है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन अक्रॉस अ डिफरेंट सेक्टर इन अ बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी की बात किया है, यानी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड देखो दो तरह के फ्लो होते हैं, मैं तुमको समझा देता हूं। सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो का मतलब जहां पे प्रोड्यूसर के साथ हाउस होल्ड, किसके साथ? प्रोड्यूसर के साथ हाउस होल्ड, इन दोनों के साथ एक फ्लो तैयार होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? रियल फ्लो की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? रियल फ्लो की हम बात करें तो इसमें गुड्स की बात करेगा। किसकी बात करेगा? गुड्स की बात करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे फ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होगा? सर्कुलर फ्लो हो गया, रियल फ्लो हो गया, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होंगी। मॉनिटरी फ्लो, मॉनिटरी फ्लो का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी फ्लो का मतलब जहां पैसे का फ्लो होगा। ठीक,
मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन से आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। देखो उधर प्रोड्यूसर जो होता है हाउस होल्ड को क्या देता है, तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है भाई, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ठीक है। और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता होगा भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये हो गया रियल फ्लो, मतलब कि एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ की बात करें तो अब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, इस लैंड लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरीज देगा, वेजेस एंड सैलरीज देगा, ठीक। और हाउस होल्ड इसके बदले क्या देगा, प्रोड्यूसर को सामान खरीद रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या देगा, पैसा देगा, यानी मॉनेटरी फ्लो होगा। मतलब जब आप सामान खरीदते हैं तो उसके बदले आप उसको पैसा देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमको क्या समझ में आया भैया, यहां से हमको समझ में आया कि यहां गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, तो इन द इवन द पॉइंट ये क्या हो जाएगा, रियल फ्लो हो जाएगा। आगे चलो देखो दिया है कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, अरे कंजम्पशन फंक्शन किसका होता है भैया, कंजम्पशन फंक्शन किसका रिलेशनशिप होता है बताइए थोड़ा। तो कंजम्पशन फंक्शन हमारा इनकम एंड कंजम्पशन के लिए होता है। ऑब्वियस सी बात है भैया, जैसी आपकी इनकम रहेगी, जैसी आपकी इनकम रहेगी वैसा आपका कंजम्पशन रहेगा। तो तीसरा पॉइंट, चलो ठीक है। पांचवा देखते हैं, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड मतलब कि डेफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब कि इकोनॉमी में डिमांड बड़ी कम है, इकोनॉमी में डिमांड बड़ी कम है, ऑब्वियस सी बात है। डिमांड कम होगी तो ये किसको शो करेगा, डिमांड कम होगी तो ये डिफ्लेशनरी गैप को शो करता है। किसको शो करता है, डिफ्लेशनरी गैप को शो करता है, ठीक है। किसको शो करेगा, डिफ्लेशनरी गैप को शो करेगा। आ जाओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व ऑन अ वाई एक्सिस इज इक्वल टू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको समझने की कोशिश करिए। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू 1, यहां पे क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यही 3 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट कहां पे गया जी, एक पॉइंट यहां पे, एक ये और एक ये, यही होते हैं कुल मिला के। 3 इधर हो गए और 2 बीच में होता है, एक ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, एक ईडी इज लेस देन 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लीनियर डिमांड एट द वाई एक्सिस इज इक्वल टू, वाई एक्सिस के बराबर होना चाहिए। वाई एक्सिस कौन सा है भैया, वाई एक्सिस एज इक्वल टू ये, यानी ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आया। 7th क्वेश्चन देखो, इनकम अफेक्ट्स स्टेट्स दैट एज अ प्राइस ऑफ ए गुड्स फॉल्स डिमांड राइजेस बिकॉज देयर इज अ राइज इन इनकम। देखो इनकम इफेक्ट स्टेट्स दैट as the price of a good falls demand rises because there is a rise in, क्या होगा बताइए। इसका मतलब कि रियल इनकम आपकी इंक्रीज कर रही है, क्या करेगी आपकी, रियल इनकम इंक्रीज करेगी। मनी इनकम, मनी इनकम का मतलब क्या होता है कि जब परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। इसमें बोला है कि इनकम इफेक्ट स्टेज दैट प्राइस ऑफ ए गुड फॉल, प्राइस ऑफ गुड्स फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी रियल इनकम इंक्रीज कर रही है, ठीक है। आगे देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड फॉर अ गुड्स ऑफ 0.7 कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन प्राइस दैट विल रिजल्ट अ 15% राइज इन इट्स डिमांड। 15% का राइज इन डिमांड होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। होता है कि नहीं होता है, यही फॉर्मूला होता है। इसको देखो यहां पे क्वेश्चन कहां से बना हुआ है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है ये प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है, किसका, क्लास 12 का, सॉरी क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक नहीं, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो तुम्हारा है ये डिमांड चैप्टर से है। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए, डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर से, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें बहुत बढ़िया पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल वहीं से बनेंगे। तो यहां पर तुमको देखने को मिल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए गुड कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 0.75 माइनस 0.75 दिया है भैया, दिया तो है। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन द प्राइस दैट विल रिजल्ट इन 15% राइज इन द डिमांड। 15% तुम्हारी डिमांड राइज कर दी है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा आपका, परसेंटेज राइज प्राइस इधर चला गया, 15% इधर आ गया और आपका क्या हो जाएगा 0.75 अपॉन 15, ये आपका 20% के आसपास आ गया। कितने परसेंटेज की आवाज आ गया, 20% के आसपास आपका आंसर होगा इसका, ठीक है भैया।
इसका चैप्टर में बताऊंगा, फिलहाल अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। A 20% of a price of a goods rises its demand from 600 to 700 units and cause its price elasticity। मैंने फिर से वही क्वेश्चन बताया आपको कि ED इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है कि नहीं है। 20% फॉल हुआ है प्राइस में, गुड राइजेस डिमांड फ्रॉम 600 तो 20% फॉल हो रहा है। कितना परसेंट फॉल हो रहा है, 20% फॉल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इसको अगर पूरी तरीके से तोड़ दोगे तो बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लगाने का सीधा तरीका होता है, एक परसेंटेज का मेथड होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा जब आगे इस चैप्टर को जब मैं बताऊंगा, तब आपको एक ट्रिक बताऊंगा उसको करने के। देखो ट्रिक करने का मतलब क्या है, 20% फॉल हुआ, 20% का मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 1:5, 5 आपका इनिशियल रहा होगा और एक उसमें से घट गया, यानी प्राइस पहले अगर 5 रही होगी तो अभी प्राइस कितनी हो गई, 4 हो गई। तो डिफरेंस तुमको समझ में आ गया, पहले प्राइस कितनी रही होगी, 5 रही होगी, तो अभी का डिफरेंस कितना है, 4। मतलब 20% कम हुआ तो पहले 5 रुपए था, तब कितना हो गया, 4 रुपए हो गए ना। चलो ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो क्वांटिटी 600 से 750 हो गई है, 600 से 750 हो गई है। तो चलो आओ इसको फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो ईडी इज इक्वल टू P1 माइनस P अपॉन सॉरी D1 Q1 देखो इस वक्त, देखो 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 आओ, चलो चलो चलो, अरे साफ कर दो यार, ना टाइम ले रहा है ना। आ जाओ भैया, लेट्स स्टार्ट। चलो ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 20% फॉल कर रहा है प्राइस में, गुड्स राइजेस बाय 20%। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, इसको फॉर्मूले पर रख दीजिए, एकदम सीधी सीधी बात है। 150% का हमको दिख रहा है, तो P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100 और Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, ये फॉर्मूला है। एक इसका फॉर्मूला और होता है, P बाई डेल्टा Q, डेल्टा P इंटू डेल्टा P, डेल्टा Q अपॉन Q। इस पे भी आप रख सकते हैं। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1.25 आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तो जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब ये वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा डिमांड वाला न्यूमेरिकल चैप्टर, तो उसमें इसको आपको लगवा दूंगा। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। द प्राइस ऑफ ए गुड्स राइजेस, द प्राइस ऑफ ए गुड्स राइजेस, द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस फ्रॉम 20 to 23%, इट डिमांड फॉल बाय 30%, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 20 से 23 चला गया, कितना चला गया, 20 से 23 चला गया, 20 से 23 चला गया, 3 का डिफरेंस आया कितने पे, 20 पे। तो 100 पे कितना आएगा, काट दो इसको, 15% का चेंज आया, मतलब कि 15% इंक्रीज हुआ है तुम्हारा क्या, प्राइस गुड्स राइज हुआ है 15%। और डिमांड फॉल कितने से की है, डिमांड फॉल की है तुम्हारा 30% से। कितने से की है, 30% से की है। डिमांड फॉल कितने से की है, 30% से की है। बस हो गया, प्राइस तुम्हारा 15% से राइज की है, डिमांड तुम्हारा 30% से। फॉर्मूले पे लिख दो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया, 30%, और 15% कितना आ गया प्राइस, तो 2। ये हो गया 2। आ जाओ, when the price of X double its quantity demanded fall by 16%, calculate its price elasticity of demand। जब किसी कमोडिटी की प्राइस डबल हो जाती है, मतलब कि पहले वो 1 रुपए का था, अब वो 2 रुपए का हो गया, चलो ठीक है मान ही लेते हैं। उसकी क्वांटिटी फॉल कर जाती है 60% से, उसकी क्वांटिटी 60% से फॉल कर जाती है। मैंने बोला कि 60% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 60/100 कितना हो गया, कितना हो गया, ये गया तुम्हारा 3 बार में, ये गया तुम्हारा 5 बार में। मतलब कि पहले जब 1 रुपए का वो सामान मिलता था तो 5 मिलता था, अब जब 2 रुपए का मिलने लगा तो इनिशियल क्वांटिटी उसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 हो गई उसकी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, 3 से वो घट गया, ठीक है। तो 60% दिया हुआ है, पहले का डबल दिया हुआ है, यानी वो 100% इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए, खुद सोचो। 1 से 2 हो गया, 60% दिया है, यानी ये डबल हुआ कि नहीं हुआ। तो डबल का मतलब कि 100% इंक्रीमेंट हुआ, नीचे 60% फॉल हुआ,
तो इसका मतलब कि 60 अगर 100 करते हैं तो यहां पे 0.6, यानी आंसर आपका कितना आ गया, 0.6%। ठीक है। 13वां देखो, इफ प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स एक्स राइजेस बाय 1 यूनिट एंड गुड वाई फॉल फ्रॉम 15 to 12.5 यूनिट, द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट, बहुत आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कोई एक्स कमोडिटी थी, कहा गया जी, हाँ देखो, कोई कहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स राइजेस बाय 1 पर यूनिट, ₹1 से वो राइज कर जा रहा है, एंड गुड वाई फॉल, गुड वाई जो है, गुड वाई, वाई जो है वो फॉल कर जा रहा है 15 से 12.5 यूनिट, मतलब कि 2.5 यूनिट का अंतर आ रहा है। अब पूछा है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वाई का। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी पे जाते हैं और पहली कमोडिटी को आप बढ़ाने की जगह, मतलब ऑब्वियस बात है, मान लो कि कोई एक कमोडिटी एक्स है और वाई है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। देखो ये बॉटल है और ये पेन है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बॉटल हो गया और ये पेन हो गया। अगर मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं 1 यूनिट बॉटल को मैं जब घटा रहा हूं, सॉरी बढ़ा रहा हूं, तो जो 15 पेन थी, 15 पेन से मैं 12.5 पेन पे चला आया, यानी एक बॉटल की जो वैल्यू थी वो 2.5 पेन के बराबर थी। किसके बराबर थी? 2.5 पेन के बराबर थी, यानी आंसर इसका 2.5 होगा। एक बॉटल में कम कर रहा हूं तो 2.5 पेन, एक बॉटल में बढ़ा रहा हूं तो 2.5 पेन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा? ये 2.5 होगा। आगे चलो, दिया हुआ है कि ट्रेड ऑफ द शोन इन। अब ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि कितना मार्जिनल हम देख रहे हैं, मतलब कि एन और एम, यूनिट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं। तो यूनिट का डिफरेंस देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे गुड वाई दिया हुआ है, 80 से 50 जा रहा है, 30 का डिफरेंस आया, और 20 से 30 जा रहा है, 10 का डिफरेंस आया। जो ये गैप बना हुआ है ये रिसोर्सेज का, ये जो गैप तुमको दिख रहा है, ये जो गैप तुमको दिख रहा है, ये वाला, इसी को हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। मतलब कि एक पार्टिकुलर रिसोर्स में, एक दिए हुए पार्टिकुलर रिसोर्स में हम कितने 2 यूनिट को तैयार कर पाते हैं। एक दिए हुए पार्टिकुलर रिसोर्स में किसी 2 यूनिट को कितनी बार हम तैयार कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रेड ऑफ। तो यहां पे पॉइंट आपका एन और एम जो दिख रहा है वो यही होगा। बात समझ में आई भैया? चलो ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखो, विच पॉइंट शोज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई अंडर यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हो? अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? देखो मैं यहां से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है ये ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपके गुदा नहीं है कि यहां तक आप जा सकते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक प्लॉट है, इस ये प्लॉट बस इतना ही है, इसमें मान लो कि बहुत ज्यादा होगा तो मान लो कि 10 क्विंटल वीट तुम उगा सकते हो। कितना उगा सकते हो? 10 क्विंटल वीट उगा सकते हो। इस प्लॉट की यही औकात है। अब जो ये एस यूनिट दिख रहा है ये ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब कि आप 10 क्विंटल से ज्यादा उसमें उगा नहीं सकते हो। अब बगल वाले में चचा खेत नहीं लाओगे कि चचा अपना खेत दे दो उनको, नहीं, आप उसी रिसोर्स में मैक्स कितना जा सकते हो ये है। यहां पे आपकी औकात, एस पे आपकी औकात नहीं है, आप नहीं जा सकते उतना। बाकी ये जो लाइन दिख रही है एन और एम वाली, ये तुम्हारा एकदम परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। क्या है? परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यहां पे जो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो एकदम परफेक्ट है, विदाउट एनी डाउट। इससे तुम ना ज्यादा जा सकते हो। अच्छा, यहां जो आर तुमको देख रहे हो, ये जो आर तुमको दिखा है, इसको हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। क्या कहते हैं भैया? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ठीक है भैया? तो यहां पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अंडर यूटिलाइजेशन, तो अंडर यूटिलाइजेशन आपका पॉइंट आर बनेगा। ठीक है, आगे देखो 15वां क्वेश्चन, इफ विथ द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड बाय डिमांड ऑफ गुड एक्स राइजेस, द टू गुड्स आर। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहां पे कमोडिटी के बारे में समझ लो। 2 कमोडिटी के बारे में क्या है कमोडिटी? देखो, एक सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को हटाते हो। मतलब क्या हो गया? पेन, तो पेन का एग्जांपल ना लो यार, हम बता रहे हैं, रुको। हाँ, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। भाई चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफी खरीदेंगे लोग, कॉफी का दाम बढ़ेगा तो लोग चाय खरीदेंगे।
तो यही वही बात बोला है कि इफ विथ द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वाइन, मान लो चाय की दाम बढ़ गया, डिमांड फॉर गुड वाइन एक्सेस, ऑब्वियस सी बात है भाई, चाय का डिमांड बढ़ा, चाय का प्राइस अगर बढ़ गया तो हम कॉफी पिएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बोला है कॉम्प्लीमेंट गुड, कॉम्प्लीमेंट गुड जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे जैसे पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल एंड कार, ठीक है, पेट्रोल एंड कार, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है इसकी डिमांड कम होगी पेट्रोल की, तो कार की भी डिमांड कम होगी, पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो कार की डिमांड बढ़ेगी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ये चैप्टर जो पॉइंट है ये कोई एक सिंगुलर पॉइंट नहीं है, मैं आपको ग्राफ से ही समझा सकता हूं। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा, अब देखो यहां पे जो ये पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला बाबू कुच्चू कुच्चू पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही ये हो गया कि जहां पे आपको ना कोई प्रॉफिट हो रहा होगा और ना कोई लॉस हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा, आप जितना पैसा कॉस्ट में लगा रहे हैं उतना ही आप रेवेन्यू भी जनरेट कर ले रहे हैं, मतलब कि जितना आपको बनाने में खर्च हुआ आप उतना ही लगा भी दिए उसमें, मतलब उतना आपको मिला भी। तो ए आर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे जो तुमको रेवेन्यू आ रहा है उतना ही तुमको कॉस्ट भी लग रहा है। वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। टी आर इज इक्वल टू टी सी, मतलब कि टोटल रेवेन्यू जितना है उतना तुम्हारे टोटल कॉस्ट के बराबर है, यानी तुम जितना हर पूरे टोटल आउटपुट पे जितना तुमको रिटर्न मिल रहा है उतना ही तुम्हारे टोटल कॉस्ट पे भी। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑब्वियस सी बात है, एंड ऑल ऑफ द अबव, एकदम सही बात है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है भैया। चलो, फाइंड वेजेस एंड सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मैं आपको ये करवा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है। चलो ठीक है, इसको करिएगा तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द काइंसियस न्यू थ्योरी। अब काइंसियस न्यू थ्योरी के हिसाब से आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है, तो ऑब्वियस बात है इसमें दोनों ही आता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। किसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आता है, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन किसके बीच में होगा, बताइए, पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एपीएस, किसके बीच में होगा? तो भैया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस के बीच में होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0 द मल्टीप्लायर विल बी, एमपीसी 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद होगा आप सभी लोगों को, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यही होता है ना, ठीक है। तो के दिया हुआ है, मल्टीप्लायर 1/1 माइनस 0 हो गया, तो 1/0 हो गया, 1 हो गया, और सॉरी 1/1 हो गया, कट के 1 हो गया, तो k इज इक्वल टू 1, हमें तो 1 ही है, ठीक। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या हो गया कि करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी कैश रिजर्व एंड बैंक्स डिमांडेड डिपॉजिट्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। बताइए भैया, बोलिए। हाई पावर्ड मनी जो होती है बेटा, वो जो होती है जो पब्लिक के पास पैसा हो और जो हमारे पास होता है, इसमें गवर्नमेंट से इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो भी हमारे पास है और जो बैंक ने रखा है अपने पास। बाईसवां दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी सप्लाई। भाई मनी सप्लाई का कौन सा इसमें फीचर नहीं है? इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, इंक्लूड हेल्ड बाय द बैंक, ऑल द स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड ऑल ऑफ द एबव। बताइए बताइए भैया, इसमें कौन सा नहीं है?
भैया इसमें दूसरा वाला है बैंक। देखो उसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो कभी कभी जो मनी सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो मनी सप्लाई में जो बैंक सप्लाई करता है गवर्नमेंट सप्लाई को हटा दिया जाता है। बट अब यहाँ पे जो आंसर है वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो सकता है कि उसके ऊपर देखिएगा। मुझे जहां तक लगता है कि पब्लिक के साथ जो पैसा होता है वो होता ही है, स्टॉक कॉन्सेप्ट दिया ही हुआ है। तो भैया जब जो इसमें से नहीं मिल सकता है वो यही है, तो इसको हम मानते हैं। बट मुझे जहां तक लगता है इस आंसर को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, शायद ये आंसर मुझे गलत लग रहा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। भाई एनडीपीएफसी तुम्हारा दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जब मैं लगाऊंगा आपको नेशनल इनकम का तब ये आपको मैं बता दूंगा, ऐसे तो बताने लगा तो 4 घंटे क्लास हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, देख लो जो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है, इसको याद रखना, LRR। LLR जो होता है बेटा वो दोनों होता है SLR प्लस CRR। ठीक है, तो इसको तुम आप फॉर्मूले पे रख सकते हो 1/SLR प्लस CRR, या फिर आप कह सकते हैं 1/LRR। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर है वो है बेटा ये। ठीक है, 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रक्शंस। क्वालिटेटिव इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्वांटिटेटिव टर्म है, ये जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें जो तीनों पॉइंट दिया हुआ है ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये क्या होगा, ये तुम्हारा क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटी की बात करेगा। तो इसमें कौन सा पॉइंट आएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक, विच वन रिफर्स टू द नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है भैया, नेट इनडायरेक्ट NIT कैसे निकलेगा, NIT इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन अपना पैसा जो है मनी डिस्पोज करे, मतलब कि खर्चा करे, क्या करे, खर्चा, इसको डिस्पोजेबल इनकम करता है। इसका मतलब कि ये पर्सनल इनकम भी इंक्लूड करेगा, पर्सनल इनकम, और उसमें से जब तुम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हो तो आपका ये आ जाता है, यानी पहला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, ये आपका होगा। ठीक है, इफ द मनी इज S इज इक्वल टू 50 प्लस, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा 28 वाले को। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपके जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको रिवीजन करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वन मोर व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज कॉल्ड। भैया एक बार देखो, इसमें ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भैया कि डबल काउंटिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डबल काउंटिंग की बात कर रहा है। तो डबल काउंटिंग कहां नहीं हो सकती है, डबल काउंटिंग आपकी जो ऑब्वियस बात है, देखो सिंगल काउंटिंग का मतलब कि एक बार, to include the value of goods and services more than one more time calculating the national income is called double counting। एक ही आइटम को बार बार जब आप इंक्लूड कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डबल काउंटिंग हो गया। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर 1 ईयर इज कॉल्ड। ऑब्वियस बात है, बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। GNP, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्वियसली बात है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जब नेशनल इनकम का चैप्टर होगा तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं तुमको देखना होगा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। 30 वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा कहां से है, 30 क्वेश्चन तुम्हारा कहां से है, देख लो। 30 वाला क्वेश्चन तुम्हारा नेशनल इनकम से है। देखो नेशनल इनकम से क्वेश्चन है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम एंड इंटरेस्ट ऑफ 50, 100, 70। देखो यहां पे क्वेश्चन में 50 दिया होगा एंड 50 एंड ₹50। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, तुमको क्या ऑपरेटिंग सरप्लस बताना है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस सब होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में सब इंक्लूड करोगे।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होगा, रेंट भी इंक्लूड होगा, रॉयल्टी भी इंक्लूड होगी, एंटरप्रेन्योरशिप भी इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। तो सबको जोड़ दो यहां पे, तो 150, 100, 75 और 25, 50 कितना हो जाएगा? 375। ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसमें इंक्लूड किया जाता है बताओ तो थोड़ा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड किया जाता है जीएनपी एंड एमपी में। ग्रॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ग्रॉस दिया हुआ है। तो ग्रॉस दिया हुआ है तो इसी में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करोगे। ठीक है। ये भी क्वेश्चन नेशनल इनकम का है। टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, भाई बताने की जरूरत नहीं है, पर कैपिटल इनकम होता है। ठीक है। इन एन इकोनॉमिक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.10, हाउ मच इंक्रीज इन अ इन्वेस्टमेंट टू रिक्वायर्ड so that the national income rises by 400। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है, 400 डिवाइडेड बाई 10, ये आपका कितना आ गया? 40। 400 डिवाइडेड बाई 0.10, यहां पे जब 0.10 हटाओगे तो यहां पे 40 आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है। आगे चलो। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड आर नोन एज, ये टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट है। ये भी कहां से आया है तुम्हारा? ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आया है गवर्नमेंट बजट से, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है। अगला देखो, डेफिसिट बजट रिफर्स इन एट सिचुएशन ऑफ ए गवर्नमेंट इज अ बजट एक्सपेंडिचर इज। Deficit budget refers to that situation in which government budget expenditure is, government expenditure is, बताइए। बताइए बताइए। डेफिसिट बजट की बात कर रहा है, डेफिसिट बजट की बात कर रहा है, डेफिसिट बजट की बात कर रहा है। तो डेफिसिट बजट refers to that situation in which government budget expenditure is more than the budget expenditure, more than the budget receipt। मतलब बोला है कि डेफिसिट बजट रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है। किसमें खर्च कर रही है? डेफिसिट बजट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तुम्हारा ज्यादा होगा, किससे? गवर्नमेंट रिसिप्ट से। किससे ज्यादा होगा? गवर्नमेंट रिसिप्ट से ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है बताइए? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? बताओ बताओ। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स कहां गया जी? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट है कौन सा बताओ? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बताओ बताओ बताओ। कैपिटल रिसिप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, कैपिटल रिसिप्ट देखो, इसको समझने की कोशिश करो। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? एकदम बेसिक पॉइंट है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये हो गया कि जो बड़े लॉट में आता हो, जिससे किसी गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट होती हो या फिर कोई लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा हो, तो कैपिटल रिसिप्ट की बात बोला है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि रिकवरी ऑफ लोन। ऑब्वियस सी बात है, पैसा जो दिया तुमने, बोरोइंग थी, वो वापस आ गई। बोरोड फंड, जो पैसा दिया हुआ था, और उसके बाद से डिसइन्वेस्टमेंट, जो सरकार अपनी पब्लिक यूनिट्स को बेच रही है, ये इसका मतलब कि ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 38, 39 में आओ। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड ऑफ अ फॉरेन करेंसी बिकम इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड इक्विबिलियम रेट। ये क्या कहलाएगा? इक्विबिलियम रेट। अगला क्वेश्चन देखो, द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट इज नोन एज, ट्रांसफर पेमेंट इज नोन एज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, ये सब कुछ एक बेसिक पॉइंट है, वन लाइनर है।
Which one is a demand, which one is a demerit of a flexible exchange rate system? Flexible exchange rate system का कौन सा demerit है बताइए थोड़ा तो। एक मिनट रुको तो। हाँ सही है, 41 को बताइए आंसर। विच वन ऑफ द डिमांड इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सा है? All of the above. All of the above. When the import and export of a vehicle items, visible items are equal, the situation is known as balance of trade, balance of payment, trade surplus, trade deficit. Balance of trade, balance of payment, समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। विजिबल आइटम जिसको आप देख सकते हैं, यूनिट्स की बात करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय, किससे फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन होता है बताइए तो। फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय थर्ड, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। बताने की जरूरत नहीं है, ये देखो रीड एंड पैसेज वाला है, इसको लगाइएगा, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस है इसमें, आप उसको लगा सकते हैं बेशक, ठीक। बता देते हैं यार, देख लो। देखो दिया है, इकोनॉमी ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ अ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ अ स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड दैट एन ऑब्जेक्टिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट अपॉन डिराइव फ्रॉम द अप टू द डिवाइन एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ द मैनेजरियल पोजीशन स्टेटमेंट। ओके ओके ओके, चलो इसको लगाना तुम लोग, इसको आप लोग लगाइएगा, ये क्वेश्चन मुझे बताइएगा कमेंट करके, भूल मत जाना इन्हें कि अरे हो गया। जितने भी लोग हैं उसको देखिए, लगाइए, ये वाला पैसेज वाला भी और ये वाला भी, रीड द पैसेज वाला भी, ठीक है। हो जाएगा, हमें तो लगता है कि हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अब देखो यहां से अगर हम कहें कि आरबीआई रेगुलेट बैंक बाई, आरबीआई किसको रेगुलेट करती है? इशूइंग कैंसिलिंग लाइसेंसिंग बाई मर्जिंग एंड सुपरवाइजिंग बाई टाइम टू टाइम। ऑब्वियस सी बात है भाई, इशू एंड कैंसिलिंग लाइसेंस कर सकती है आरबीआई। आरबीआई के पास पूरा हक है, आरबीआई के पास पूरा हक है कि वो किसी को इशू भी कर सकती है और किसी का भी लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है। बाई मर्जिंग, बाई मर्जिंग वो किसी 2 बैंक को मिला सकती है। अभी तुमको याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज हुआ है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, पूर्वांचल बैंक मर्ज हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आप मर्ज भी कर सकते हैं। सुपरवाइजिंग बाय टाइम टू टाइम, कोई बैंक की स्थिति गंभीर चल रही हो तो उसको सुपरवाइज भी करेगी। तो यहां पे ऑल ऑफ द अबव आप करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिमांड कर्व इज अनसर्टेन। दूसरा दिया हुआ है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन फ्रॉम देम सेल्स डिटरमाइन द प्राइस। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो, बताइए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव डिमांड कर्व इज अनसर्टेन। मोनोपोलिस्टिक बेटा, मोनोपोलिस्टिक का मतलब कि जो जनरली हम लोग रोज डील करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हम तुम रोज डील कर रहे हैं, बॉटल हो गया, पेन हो गया, शर्ट हो गया, ये सब मोनोपोलिस्टिक है। तो इनका डिमांड कर्व कोई इनिशिएटेड नहीं होता, पता नहीं होता कि कब क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मुझे दिख रहा है, मगर परफेक्ट कंपटीशन में ये खुद ही प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे भाई? वो तो मोनोपोली है ना, वो तो मोनोपोली में होता है ना कि मोनोपोली वाले खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में तो होगा नहीं। तो भैया यहां पे सिर्फ पहला वाला जो आंसर है वो सही है। 47वां देखिए, एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस इन टर्म एज अ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन एवरेज कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। बताइए, देखो, एडिशन टू अ टोटल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड इज टर्म एज अ मार्जिनल कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कि टोटल कॉस्ट TCN माइनस TCN माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? यही होता है ना, TCN माइनस TCN माइनस 1 यही होता है, यानी TCN माइनस TCN माइनस 1। एक यूनिट जैसे ही जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अगली यूनिट पे कितना कॉस्ट लगा हुआ है। मान लो कि अभी मैं 1000 पेन बना रहा हूं, कितना बना रहा हूं? 1000 पेन बना रहा हूं। जब मैं 1001 पेन बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि उस एक पेन को बनाने में मेरी कितनी कॉस्ट
जा रही है, एकदम सही बात। मार्जिनल कॉस्ट इज अ चेंज इन एवरेज कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड, यानी जब तुम एक यूनिट और प्रोड्यूस करते हो, वन मोर यूनिट ऐड करते हो, वन मोर यूनिट ऐड करते हो, तो एवरेज कॉस्ट जो होती है उस पर यूनिट की हमको पता चल जाती है। ऑब्वियस सी बात है, चली जाएगी। मान लो कि 1000 पेन हम बनाते हैं, इसकी कुल कॉस्टिंग हमको 10,000 रुपए आती है, मैं एक पेन और बढ़ा देता हूं तो मुझे 100 रुपए और लगते हैं, तो एक यूनिट का जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना हो गया, 100 यूनिट। ठीक, तो यहां पे आपका दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी। मैच द फॉलोइंग भैया, बताइए बताइए। प्राइस लाइन क्या होती है, प्राइस लाइन का मतलब कि मार्जिनल रिवेन्यू कर्व होता है। प्राइस लाइन क्या होती है, प्राइस लाइन तुम्हारा क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व होता है। चलो ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। द रिवेन्यू ऑफ द फर्म पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट सोल्ड मतलब कि एक यूनिट की रेवेन्यू क्या होगी, एक यूनिट की रेवेन्यू क्या होगी, ये होगी बेटा प्राइस, और प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, एआर कहते हैं, यानी तुम्हारा बी का 1। अब चलो ये दोनों मिल गए, बाकी सब मिल जाएंगे। देखो कहीं दिया है, ए का 2 दिया है कहीं, ए का 2, ए का 2, ए का 2, हाँ यहां दिया है। बी का 1 दिया है, बी का 1 भी दिया है। अब बाकी मार दो तुक्का, सही है ये। चलो ठीक है, असेसमेंट और रीजनमेंट का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। बोध इसमें यार क्या करना होगा, बोध, अच्छा ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है कि बोध असेसमेंट एंड रीजनल्स आर टू। चलो ठीक है, देखो देखो 49 वाला, पॉजिटिव स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व shows the quantity of one commodity of the firm will be willing to produce and offer to sell rises with a rise in the price and increase in the price, the other thing remaining unchanged, increase in the profit margin and a firm motivating them to produce supply more। बताइए बताइए मुझे, positive slope of a supply curve shows that a quantity of any commodity of the firm is willing to produce and offer to sell rises in the rise in the price। obvious सी बात है भाई, कोई भी प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि जब प्राइस बढ़ेगी तो अपनी कमोडिटी को सेल करेगा। भाई मैं भी चाहूंगा, ये पेन अगर मैं बता रहा हूं 10 रुपए का और इसकी प्राइस अगर हाइक करके 100 रुपए चलेगी तो मैं चाहूंगा कि बेचूं ही बेचूं। And increase in price, other things remaining unchanged, increase in the profit margin and a firm motivating them to produce and supply more। ऐसा नहीं है, increase in price, the other things remaining unchanged, increase in the profit margin is a firm motivating them to produce and supply more। ऐसा नहीं है बेटा, अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये उनको मोटिवेट नहीं करेगा, सिर्फ प्राइस की वजह से मोटिवेट नहीं करेगा कि वो सिर्फ अपने कमोडिटी को बढ़ा सके। ठीक है, तो यहां पे आपको दोनों ही सही है, बट इसका मतलब ये नहीं है both assertion and reasons are true but reason R is a not correct explanation of assertion 1। दोनों ही सही है अपनी जगह, ठीक है, वो बढ़ाना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका रीजन ये हो ऐसा नहीं होता है। डिमांड कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ऑब्वियस सी बात है बेटा, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है घटेगी, डिमांड ऑब्वियस सी बात है भाई, तो इनवर्स रिलेशन होता ही होता है। The law of diminishing marginal utility advocates that the consumer get lesser satisfaction of each additional unit consumed। Law of diminishing marginal utility क्या कहता है, when more and more unit are consumed by the consumer, a stage will come the marginal utility starts declining। तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे किसी कंज्यूमर को बार बार वो चीजें कंज्यूम करने लगता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, गिर जाता है। भाई तुमको 4 किलो केक हम खरीद के देते, लोग खा लो, मजा लो, मस्ती करो, तुमको लगेगा कि हम खा लेंगे 4 किलो, बट जब खाना होगा ना तो आधा किलो खाते खाते तुम्हारी हालत गंभीर हो जाएगी, बाकी 4 किलो मन करेगा फेंक दे इसको। ये वही बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये दोनों ही जो चीजें हैं वो अपनी जगह सही है, बट देखो असर्शन सही है, इसकी जगह ये रीजन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी वजह से डिमांड। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बाकी जो भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स बेटा, वो न्यूमेरिकल आपको खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपको न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करूंगा, यहां मैं प्रैक्टिस कराने लगूंगा तो पूरा का पूरा मुझे चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो समझ में आएगा। हमें कुल मिला के इस पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर्स को देख के क्या हमको सीख मिलेगी, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। एक तो नेशनल इनकम से क्वेश्चन ज्यादा है आपका, डिमांड से क्वेश्चन ज्यादा है। इस बार क्वेश्चन डिमांड से आया है तो हो सकता है कि अगली बार सप्लाई से क्वेश्चन पूछे आपका। ठीक है, उसके बाद से देखना एमपीसी, एपीसी, एपीसी, एमपीसी, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स वाले क्वेश्चन जितने भी हैं
ठीक है, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला जो चैप्टर है। उसके बाद फिर जीडीपी जीएनपी वाला क्वेश्चन हो गया, जीडीपी जीएनपी इनको जरूरी है पढ़ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और लास्ट में आपका बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन आ रहा है, प्लस कैपिटल रिसिप्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो यहां से हमको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन दिखा नहीं, तो हो सकता है कि वो जनरल टेस्ट में दिया जाए, खैर वो अलग बात। ठीक है, तो आज ये हो गया, होप करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा प्यार दिखाओ। ठीक है, बाकी ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, गुड नाइट।